आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास के लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास रहा है ये लगभग 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा है, जिसे दो कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है संगम काल, जिसे 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने शासन किया। तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक जिसे कहा गया संगम काल, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि संगम काल में भी चोल राजाओं ने शासन किया था, बाद में पांड्य राजाओं ने इन्हें हरा दिया था। उसके बाद दोबारा 9वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ था। तो दोबारा फिर से हम 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ था, तो दोबारा फिर इनके बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण राजा हैं। तो पहले आज हम संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जानिए संगम का अर्थ क्या है। तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। तो संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है और प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में कई तमिल कवियों द्वारा सभाएं की जाती थी और इन सभाओं में कई तमिल साहित्यों की रचना की गई और इन्हीं तमिल साहित्यों से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए इसे संगम काल कहा जाता है। तो आप समझ गए ना कि जो संगम है इसका अर्थ है सभा। तो कई कवियों के द्वारा, तमिल कवियों के द्वारा सभाएं की जाती थी और उनमें कई तमिल साहित्य की रचनाएं की गई। तो इसी से हमें इनकी जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे संगम काल कहा गया। तो 3 संगमों का वर्णन हमें मिलता है जिसे पांड्य राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो जैसे कि बौद्ध संगीतियां कराई गई थी, जैन संगीतियां कराई गई थी। हमने पढ़ा है ना, बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां कराई गई, जैन धर्म में जैन संगीतियां कराई गई। इसी प्रकार 3 संगमों का वर्णन मिलता है जिसे पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो प्रथम संगम मदुरा, जिसे मदुरई कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऋषि अगस्त्यार, जिसे अगस्त्य ऋषि भी कहते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा कि प्रथम संगम कहां पर हुआ था? मदुरा यानी कि मदुरई में, जिसके अध्यक्ष रहे थे ऋषि अगस्त्यार, जिसे अगस्त्य ऋषि कहते हैं। दूसरा संगम कपाटपुरम, जिसे अलेवे कहते हैं, वहां पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे तोलकापियार। 3 संगम हुए थे जो कि मदुरा, कपाटपुरम और तीसरा भी मदुरा में हुआ था। और पहले के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, दूसरे के अध्यक्ष पहले अगस्त्य ऋषि को बनाया गया था पर बाद में तोलकापियार अध्यक्ष बन गए थे। और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नकीरार। तो तीनों ही अध्यक्ष याद रखिएगा और स्थल भी आपको पता चल ही गया। पहला मदुरई है, दूसरा कपाटपुरम है और तीसरा भी मदुरई है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे तीनों ही राज्य, चेर, चोल और पांड्य। इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इनका जो झंडा था उस पर जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ था ना, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चेर राजाओं का प्रतीक चिन्ह था धनुष, याद रखेगा। चोल राजाओं का प्रतीक चिन्ह था बाघ और पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चेर राज्य यानी कि चेर वंश। ये आप देख रहे हैं जो आज का केरल है, पहले वहीं पर चेर वंश का शासन था। तो संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश और केरल का ही प्राचीन नाम चेर था। तो आप देख ही रहे हैं जो आज का वर्तमान केरल है, पहले यहाँ पर चेर राजाओं का शासन था। तो केरल का प्राचीन नाम चेर ही था और चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया हुआ था। कि इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? धनुष। और इतिहास में चेर कवियों ने शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे यही पूछा गया है कि चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है शेन गुट्टवन, याद रखिएगा। और शेन गुट्टवन ने ही कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, जिसे हम लाल चेर के नाम से जानते हैं ना, शेन गुट्टवन। इसी ने पत्नी पूजा, जिसे कनगी पूजा कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। तो एग्जाम में यह पूछा गया है कि कनगी पूजा की शुरुआत किस चेर शासक ने की थी? तो इसका नाम है शेर गुट्टवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। और चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा हुआ था जिसका नाम था आदिग्यमान। तो चेर वंश से आपको 2 ही राजाओं के नाम याद रखने हैं, एक है शेन गुट्टवन
जिसे लाल चेर कहा जाता है, इसने कनिगी पूजा की शुरुआत की थी। और दूसरा चेर वंश का प्रमुख राजा है जिसका नाम है आदिगेमान। तो इस आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी, इसीलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? आदिगेमान। तो चेर वंश के बाद देखते हैं चोल वंश। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था और चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था। तो पांड्यों ने इनको हराकर अपना मंत्री या सामंत बना लिया था, पर बाद में फिर से 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ। तो चोल वंश के बारे में जो प्रथम जानकारी मिली है ये पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिली है। तो पाणिनि की रचना है ना अष्टाध्यायी, तो इसी से हमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिली है। तो चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर को बना लिया था। पहले इनकी राजधानी मंतूर थी, फिर इन्होंने उरैयूर को बनाया और बाद में तंजावुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो ज्यादातर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु का जो एरिया है ना, वहीं पर चोल वंश का शासन था। और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह से कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। तो 2 प्रमुख शासक हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो करिकाल थे ये चोलों का पहला महानतम शासक था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था करिकाल ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस चोल शासक ने कावेरी नदी के किनारे बांध का निर्माण करवाया था। तो इनका नाम था करिकाल। इन्होंने ही कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे कावेरी पट्टनम बंदरगाह कहा जाता है, इसका निर्माण सबसे पहले करिकाल ने ही करवाया था, जो कि चोल वंश का प्रमुख राजा था। दूसरा प्रमुख शासक है एलारा। तो एलारा ने क्या किया था? तो एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, जो एलारा था इसने श्रीलंका को जीत लिया था और 50 वर्षों तक श्रीलंका पर शासन किया था। और करिकाल ने किया था? तो करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। तो ये 2 चोल वंश के राजा थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। उसके बाद देखते हैं पांड्य साम्राज्य। तो पांड्य वंश की प्रथम जानकारी हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इंडिका पुस्तक लिखी थी ना मैगस्थनीज ने, तो वहीं से हमें पांड्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप देख रहे हैं, यहीं पर पांड्य साम्राज्य था। तो पांड्य राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन किया था। हमने पढ़ा था ना, जो 3 संगम हुए थे उनका जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया था। तो पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांड्य वंश कैसा था? ये मात्र सत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरै, जिसे मदुरै भी कहा जाता है, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? मदुरै। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पांड्य राजाओं का प्रतीक चिन्ह था मछली। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक एक ही हुआ है जिसका नाम है नोडियोन। बस एक ही शासक के बारे में आपको पढ़ना है। और जितनी बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आप देखेंगे एक ही पांड्य राजा के बारे में पूछा गया है, उसका नाम है नोडियोन, क्योंकि इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। इसीलिए आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से पांड्य राजा ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, तो उसका नाम है नोडियोन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कौन सा चेर शासक ने कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, तो उसका नाम क्या था? शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन ने कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। और यहाँ पढ़ रहे हैं पांड्य राजा नोडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत की है। तो दोनों ही याद रखिएगा, कौन से राजा? नोडियोन ने, इसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। और यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था, इसीलिए इसका व्यापार विदेशों से, रोम से काफी होता था। तो कौन सा राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था? पांड्य साम्राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। और आगे चलकर हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी के अंत में पांड्यों की शक्तियां क्षीण हो गई थी और ये साम्राज्य खत्म हो गया था। तो पांड्य साम्राज्य से हमें 4 चीजें याद रखनी है। पहला तो ये कि ये वंश मात्र सत्तात्मक था। दूसरा, इसकी राजधानी मदुरै थी। तीसरा, इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। और चौथा, कि सबसे प्रसिद्ध शासक नोडियोन था जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। और यह भी याद रख लीजिएगा कि यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो आगे अब हम संगम काल के कुछ प्रमुख साहित्य देख लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है तोल्काप्पियम। इसकी रचना किसने की थी? तो इनके कवि का नाम था तोल्काप्पियर। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना की थी तोल्काप्पियर ने। और दूसरा प्रमुख साहित्य है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलांगो आदिगल ने। और जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है।
ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? शिल्पा अधिकारम, जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संगम काल का सबसे प्रमुख साहित्य कौन सा है, तो वो है तोल्काप्पियम। ये संगम काल का सबसे प्रमुख साहित्य है, जिसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। और दूसरा साहित्य है जो कि बौद्ध साहित्य है, शिल्पा अधिकारम, जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। और तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? तो तमिलों के प्रमुख देवता थे मुरुगन स्वामी। कौन थे? मुरुगन। ये तमिलों के प्रमुख देवता थे।